तो कई दिनों से जो है लाइव क्लासेस अभी 2 दिन जो है छुट्टी हो गया, जैसे कि फ्राइडे और सैटरडे को। हालाँकि मेरा राइट हैंड जो है दर्द कर रहा था और बोर्ड में लिखना इम्पॉसिबल था, है ना? जिस वजह से मैंने बोला था कि क्लासेस चलेंगे, लेकिन बहुत ही क्लासेस मिसेज हो गए हैं। तो ये जो फिज़िक्स का बाकी था, हम आपको देखिए इस रिकॉर्डेड क्लास में आपको बता दे रहे हैं। और ज़्यादा ही ये हार्ड नहीं आप समझ लोगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है तो आप समझ लोगे, मुझे उम्मीद है। तो मैंने आपको बोला था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है, वो तरंग जो क्या होती है, जिसको कोई माध्यम की सहायता नहीं होती है, वो हमने शायद ये टॉपिक पढ़ा दिया था। बोले थे कि वैसे तरंग जिसके लिए जो संचारण जो गति करता है, मान लीजिए कोई आपका लोहा वगैरह कुछ है, तो उसमें जो है सारी चीज़ जो है मूवमेंट होता है, आपका मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेशन होता है, तो मतलब माध्यम का ही आवश्यकता होता है। लेकिन आप देखिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए कोई भी हम लोग का माध्यम जरूरत नहीं होता, ठीक है? ये हमने बताया था। और ये बाकी जो चीज़ें हैं कि ये किस प्रकार का होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। अनुप्रस्थ बोलते हो, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, है ना? तो सभी जो चुंबकीय जो अपना चुंबक विद्युत के तरंग होते हैं, वो सभी जो है अनुदैर्ध्य होते हैं, ठीक है? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। और बोला था इसका जो प्रकाश में वेग होता है वो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ये वेग जो प्रकाश का वेग होता है, क्योंकि प्रकाश एक अदृश्य किरण है और इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये जो प्रकाश जो है वो भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है? और बोला था कि तरंग दैर्ध्य जो है वो लाई करता है 10⁻⁻14 से 10⁻⁴ मीटर, है ना? हालांकि ये सभी में वेरी करता है, जैसे अगर आप अल्फ़ा, है ना, बीटा, गामा जब किरणें पढ़ोगे तब तो उसमें आपको उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं पड़ना। बस आपको इतना याद रखना है कि भैया जो तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, अब वेवलेंथ क्या होता है मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, है ना? कि दो वेव्स जो रहते हैं इस प्रकार, जैसे मान लीजिए ये दो वेव्स हैं इस प्रकार, ठीक है? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसे दो ऊपर वाला जो होता है श्रृंग होता है, दो श्रृंग, और मान लीजिए नीचे दो गर्त बना तो दो गर्त के बीच, इसी को हम लोग वेवलेंथ या लैम्डा तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है ना? और ये जो मैक्सिमम दूरी है या फिर ये नीचे गर्त वाला दूरी है, इसको हम लोग आयाम यानी एम्पलीट्यूड बोलते थे। ये सब बेसिक था, आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है? तो ये सब तो था। तो ये भी आपको बताया था, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उनका तरंगधर परिसर कितना होता है? तरंगधर परिसर यानी कि लैम्डा, तरंगधर परिसर कितना होता है? मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि 10⁻⁻14 से ये लाई करता है कितना, 10⁻⁴ के बीच। तो ये आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिलवे करेगा। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पे ही समझ रहे हो, आपको थ्योरी के साथ साथ नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी लगाने आपको दे रहे हैं, और इसी थ्योरी के आधार पर जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एक अनुमान और आइडिया लग जा रहा है। अब रही बात मिक्स टेस्ट, देखो भाई मिक्स टेस्ट अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, कारण ये है मिक्स टेस्ट आपका लिया जाएगा, आप ये मत सोचो कि मिक्स टेस्ट नहीं लेंगे। अभी चैप्टर पढ़ो, चैप्टर को आराम से 2-3 बार टेस्ट लगाओ। अभी एग्ज़ाम थोड़ा ना हो रहा है, आपको जब एग्ज़ाम होगा अब इसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाएगा ना जब, तो पूरा आपको लेंगे टेस्ट, फुल टेस्ट लेते रहेंगे और देखेंगे आप कैसे टेस्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर वाइज भी एक बार क्लियर करेंगे टेस्ट लेके, ऐसा थोड़ा ना चुपचाप बैठे रहेंगे। हम भी पूरा टेस्ट लेंगे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर टेस्ट लेंगे, 50-50 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे। जी काहे चिंता कर रहे हैं? आप एकदम बिल्कुल शांत रहिए, इत्मीनान रहिए, आपका बहुत अच्छा तैयारी करवाएंगे, ठीक है? तो इसी बीच में हम लोग बोले थे कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कितने तरह का होता है? तो मैंने एक आपको शायद एक छोटी सी ट्रिक बताया था, क्या? गाये पदरी, है ना? ये वाला ट्रिक, रुकिए कोई स्पेस है तो स्पेस में ना लिख देंगे। यहाँ पे हम बोले थे गा ए पद्री, है ना? द्री बोले थे, द्री, गाय पादरी, गाय पादरी असुरे दी, ये वाला बोले थे अ सु रे दी, ये वाला बोले थे शायद। तो ये गामा किरणें, ये जो होता है एक्स किरणें, इससे और ये से क्या होता है परावैंगिक किरणें, ये एक्स किरणें, ठीक है ना? उसके बाद ये दृश्य किरणें और अ से अवरक्त किरणें, ठीक है? और ये सूक्ष्म किरणें, ये रेडियो किरणें और ये दीर्घ किरणें। ये दीर्घ और रेडियो दोनों समान है, इसलिए एक ही होता है। और री से जो होता है एक क्या होता है जी, यही तो भूल जा रहे हैं, हम भी भूल गए हैं। तो आप जो इससे देख लीजिए, री से हो जाएगा, हम गलत तो नहीं लिख रहे हैं। हाँ तो ये वाला था, ठीक है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिए थे। ये देखिए गा ए पदरी असुरे दी, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको नोट्स में सब कुछ दे दिया गया है। तो गा से होता है गामा किरणें, और ए से होता है एक्स किरणें, है ना? और प से होता है परावैंगिक किरणें, और दी से दृश्य किरणें, और अ से अवरक्त किरणें,
और सूक्ष्म किरणें और रेडियो, उसके बाद दीर्घ किरणें। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बताया था। देखिए, अब जब ये बता ही रहा हूँ तो आप सबसे पहले समझ रही, क्योंकि ये सातों को आपको थोड़ा बहुत जानना है कि ये गामा किरणें क्या होता है, एक्स किरणें क्या होता है, एक्स किरणें का खोज किसने किया है। ये क्वेश्चन आप लोग का फेमस है क्लास 10th में कि एक्स किरणें का खोज जो है किसने किया था, तो रोटेंजन ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सभी का जो जो खोज किया है, आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। उससे पहले आपका तरंगदैर्घ्य तो आप लोग पढ़ लिए हैं कि तरंगदैर्घ्य होता क्या है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक बनाया है हम लोग ने, गा ए पदरी असुरेदी, गा ए पदरी असुरेदी, तो ये सीक्वेंस में है। गा ए पदरी असुरेदी यानी कि गामा किरणें एक्स किरणें। तो ये देखिए, ये जो है बढ़ते हुए क्रम में है, ये एरो दिख रहा है, ये मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब आगे जा रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ रहा है, ये जो तरंग है, तरंगधरी और चाल बढ़ते जाएगा, मतलब आगे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए, और उसके बाद बाकी जितना भी अगर आवृत्ति, ऊर्जा, ये सभी घटते जाएगा। आप दो चीज़ दिमाग में एकदम सेट कर लो। ये एरो का साइन देखिए, ये टेबल वाला हम आपको समझा देते, ठीक है ना, ये नीचे वाला आपको नहीं समझना है, ये वाला ध्यान से आप समझ लीजिए। ये जो है, इस टेबल को जब ये सारे एक एक को पढ़ेंगे हम, पहले ये ट्रिक को समझिए। नीचे हो गया थोड़ा सा, गा ए पदरी असुरे दी, मतलब गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर परागैंगिक किरणें, फिर दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें, दीर्घ किरणें। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इस सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस देखिए, ये एरो है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ध्यान दीजिएगा। और बढ़ते हुए क्रम में ये जो तरंगदैर्घ्य है और चाल उसकी बढ़ती जा रहा है, मतलब ये गामा किरणें का जो चाल होगा और ये जो दीर्घ किरणें या रेडियो किरणें का चाल होगा, तो बोलेंगे किसका अधिक होगा। तो क्योंकि ये बढ़ते किरण जा रही है, तो मान लीजिए इसका अगर 10 हुआ, फिर इसका 20 हुआ, इसका 30, इसका 40, इसका 50, है ना, तो इसका ज़्यादा होगा। रेडियो किरणों का फिर तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, आप जब लाइट के चैप्टर पढ़े होंगे तो तरंगदैर्घ्य से जो होता है उनका जो है, एक विबज्योर करके आप पढ़े होंगे, वो कलर है ना, जो विबज्योर जिसको हम बोलते हैं, वाहिनी, जो प्राविग्निक, आसमानी, नीला, हरा, जो सात रंग होता है ना, तो ये उसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये सब तो अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, जब लाइट पढ़ाएंगे तभी आपको समझाएंगे, और वीडियो के लास्ट में ये आपको एक बार समझा देंगे। ठीक है, पहले आपको अब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ तक, तो ये समझिए, आपको यहाँ समझना है, उसके बाद जब जहाँ जरूरत जिस चीज़ का हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे ये ट्रिक के आधार पर आप क्या रख सकते हैं कि भैया, ये जो तरंगदैर्घ्य है और चाल है, ये बढ़ते हुए जा रही है, मतलब गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य कम रहेगा, फिर उससे ज़्यादा एक्स किरणें, फिर उससे ज़्यादा पराबैंगनिक का, उसके ज़्यादा दीर्घ का। तो चाल और तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछा जाता है कि गामा किरणें या फिर सूक्ष्म या फिर रेडियो किरणों का अधिक होगा, तो रेडियो किरणों का अधिक होगा, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। रेडियो किरणों का अगर 10 होगा तो इसका 5 होगा, मतलब कम से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, और बाद बाकी घटते जाएगा। जैसे कि आवृत्ति, अब आपसे बोल दूं उल्टा करके कि आवृत्ति गामा किरणें का अधिक होगा कि ये जो सूक्ष्म किरणों का अधिक होगा, आवृत्ति, क्योंकि बाद बाकी घटते जाएगा, और कुछ भी रहा तो घटते जाएगी। आप खाली तरंगदैर्घ्य और चाल को याद रखिएगा, ये दोनों बढ़ते जाता है। जो स्पीड होता है, माना स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, जो भी स्पीड आपसे पूछा जाए, वेलोसिटी पूछा जाए, या फिर आप वेवलेंथ पूछा जाए, इसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोला जाए, तो ये दोनों जो है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मतलब जो आप रेडियो तरंग देख रहे हैं उसका ज़्यादा होता है ना, दीर्घ तरंग का ज़्यादा होता है। ठीक है, और कम होता है गामा किरणें का। लेकिन आवृत्ति बोला जाए तो आवृत्ति गामा किरणें का ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, क्योंकि आवृत्ति घटते जा रहा है, आवृत्ति इत्यादि घटते जाती है। ठीक है, तो ये तरंगदैर्घ्य से और आवृत्ति से क्वेश्चन पूछते रहता है आपको। ठीक है, कैसा पूछेगा कि इनमें से किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, तो भैया गामा किरणें का ज़्यादा है और ये दीर्घ किरणें का कम है, क्योंकि ये घटते जा रही है, मतलब ये घटते जा रही है। ठीक है ना, लेकिन वही उल्टा का तरंगदैर्घ्य बोल दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, गामा किरणें का कम होगा और इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिक आपको याद हो गया। अभी आइए हम इस ट्रिक से क्या पढ़ें कि ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, गामा है, एक्स है, पराबैंगनिक है, दृश्य है, अवरक्त है, सूक्ष्म है। आइए एक एक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है, थोड़ा बहुत थ्योरी है, देख लीजिए। उसके बाद साउंड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा गामा किरणें, इसका खोज किसने किया, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए गामा किरणें हम बोले एक एक करके पूछे पढ़ेंगे, ये जितने भी हम लोग देखें, थोड़ा बहुत जानना है, खाली बेसिक बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछता है गामा किरणें के बारे में। ठीक है ना, बस ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा तो बस काफ़ी, आप 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी, और जब क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट में है इसकी खोज, अब इतना पढ़ने की नहीं, डायरेक्ट आप लोग ये वाला हेडिंग कर लीजिएगा, हेनरी बेकुरल। तो गामा किरणें का खोज हेनरी बेकुलर ने किया था, सिंपल सा है। गामा किरणें का खोज हेनरी बेकुलर, 2-3 बार बोलेंगे तो आपका खुद ही याद हो जाएगा। गामा किरणें का खोज हेनरी बेकुरल,
हेनरी बेकुलर ने गामा किरणों का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक का विघटन होने पर प्राप्त होती है। यानी कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे रेडियो एक्टिव जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जो नीचे रहता है 7th और 8th में। तो वहाँ पे जो है आप जैसे लैंथेनोइड, एक्टिनोइड, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। तो उन्हीं के नाभिक को जो विघटन होता है, मतलब टूट फूट तोड़ा वगैरह, इसके लिए भी यह गामा किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी, देखिए जो हमने अभी ट्रिक बताया आप वो ट्रिक से देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं क्योंकि वो बेसिक्स था, इसीलिए जो ट्रिक से आपको बताएं गामा किरण पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका तब बोलिए गामा किरण का कोई आवृत्ति क्या होगा, बहुत अधिक होने के कारण, मतलब होगा ही बहुत अधिक, क्योंकि ट्रिक से आपको बताएं कि जैसे गामा किरण से गा ए पदरी असुरधि से अगर आप जाएंगे, गा ए पदरी असुरधि, ये ट्रिक से, तो गा का जो है आवृत्ति ज़्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो ट्रिक से वहाँ नीचे लिख रख दिया हूँ, वो एरो से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब क्या है, बोल रहा कि इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण, क्योंकि अभी आपको बताएं आवृत्ति अधिक होगी के कारण ये अपने पथ, ये अपने जो अपने साथ जो है अधिक ऊर्जा ले जाती है। हमने क्या बोला आपको, जिसका आवृत्ति ज़्यादा उसका ऊर्जा भी ज़्यादा, क्योंकि उस ट्रिक में नीचे भी लिखा हुआ है जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसको ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। सिंपल से ये टेक्निक्स था, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनमें अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो बच्चा ये एक जो लोहा का चीज़ है, अगर मैं कोई गामा गामा पार्टिकल बनाता हूँ तो इसका भेदन क्षमता भी अधिक होगा। ये भेदन क्षमता देखिए, इसकी भेदन क्षमता अधिक होगा। आप सोचिए कि ये भेदन क्षमता क्या है जी, तो ये पेनिट्रेटिंग पावर है, इंग्लिश वाले पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पेनिट्रेटिंग पावर। ये बोलोगे कि सर ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, तो आपको फिजिक्स में हम एक चैप्टर पढ़ाए थे जो बुलेट वाला कहानी, मतलब एक जो लकड़ी का टुकड़ा है और ये मान लीजिए गामा किरणें हैं, इसके छोड़ा गया तो ये पचाक से घुस जाएगा। माने ये घुसने का क्षमता, माने सबसे अधिक जो घुसने का क्षमता है इसी का रहेगा गामा किरणें का, क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत है, क्योंकि इसके पास आवृत्ति बहुत है। हमने जाना गामा किरणें के बारे में, तो गामा किरणें का आवृत्ति ज़्यादा है, गामा किरणें का ऊर्जा ज़्यादा है, तो क्या करेगा, ये अंदर जल्दी ज़्यादा घुसपे भी करेगा, ठीक है ना। ये जल्दी ज़्यादा अंदर जाएगा भी, है ना, अब इसलिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब उसके बाद जो है, उसके बाद जो है ध्यान दो, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होती है, हम जानेंगे गामा किरणों का पेनिट्रेटिव अधिक होती है, मतलब उसका है ना, पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन क्षमता अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है, इस वजह से उसका ऊर्जा भी अधिक होती है, ठीक है। और जो वेवलेंथ बोले, हम यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको तो हम बताए ना, वेवलेंथ बोले तो तरंगधर यानी कि लैम्डा, जो तरंगधर बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, कम होता है, कम होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए क्या है, ये किरणें परस्पूरक पदार्थों एवं सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है, चमक आयोडाइड जो होते हैं, चमक आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड जो देख सकते हैं आप, अगर आयोडाइड को देखेंगे, आयोडोफॉर्म कोई आयोडाइड, तो वो सादा जैसा ही रहता है, जैसे नमक देख लीजिए वो सफ़ेद ही आपको दिखता है ना। तो ये किरणें उसमें भी करता, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं, यो आप दिमाग में गाड़ लीजिए, ये वाला, गामा किरणें आवेशीन होती है, मतलब आवेशीन मतलब नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्वेश्चन किसी तरह। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, देखिए पॉइंट क्या है, हेनरी बेकुलर ने खोज किया, चलो गामा किरणों को हेनरी बेकुलर ने खोज किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आवृत्ति अधिक होती है, ये जो 3 है इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से उसका ऊर्जा भी अधिक होती है। तो भैया वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ या तरंग दर, लैम्डा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखने, क्योंकि आपके लेवल के अनुसार ही हम चीज़ को बता रहे हैं। देखिए आप पढ़ना चाहो तो ये सभी पढ़ो, अच्छी बात है ना, पढ़ने से आपको नॉलेज होगा, ठीक है ना। तो पढ़ो आप, जानकारी तो ज़्यादा इसके बारे में आप रखो, लेकिन देखो जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपको भी लग रहा है, ये अधिक होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। पूरा पढ़ के आपको मैंने रट्टा मार के नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं कि भैया गामा किरणें का जो आवृत्ति अधिक होता है तो अधिक होता है, ठीक है ना। अब बोलिएगा कैसे होता क्या होता है, भैया देखिए उतना डीप में आपको नहीं जानना है कैसे होता क्या होता है, क्योंकि आप जो है 10th लेवल के सिलेबस पढ़ रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, भेदन क्षमता अधिक होती है, बहुत ही अच्छी वाली बात है। उसके बाद ये जो है सबसे वेरी वेरी जानते हैं कि गामा किरणें का जो है आवेश चार्ज क्या होता है, बोलेगा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ना। तो गामा किरणें का जो चार्ज होता है वो क्या होता है जी, आवेशीन यानी कि नो चार्ज, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, न्यूट्रल, है ना। तो हो गया ये गामा किरणें। इस प्रकार जो है एक्स किरणें में थोड़ा बहुत होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणें जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हड्डियों में वगैरह में उपयोग में आता है ये, ठीक है। एक्सरे वगैरह करने में, मतलब अगर टूट फूट हो जाती है हड्डी का तो वो जानकारी एक्सरे ही देता है ना।
तो समझ रहे हो ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्स रे जो किरणें हैं ये जो है, देखिए ये सब जो किरणें पड़ रहे हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब आप देख नहीं सकते हो। ये एक लाइट के जैसा पार होता है। अगर आप जेरॉक्स मशीन ही देखें, है ना, तो उसमें जेरॉक्स मशीन में देखिएगा एक जो है जो भी अल्ट्रा वाइट वगैरह एकदम एक लाइट जैसा पार होता है। तो आप जो है मतलब उसके लिए कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता है, कोई माध्यम उसको आके छाप रहा है, ऐसा नहीं। वो लाइट किरणें देती है, बस अपना रे छोड़ती है और छाप देती है। समझ रहे हो ना, तो यही चीज़ है। तो इसका खोज जो है रोटेंजन ने किया था। तो कौन सा रे? तो एक्स रे रोटेंजन। तो रोटेंजन बहुत फेमस इंसान है, मतलब डेली लाइफ में ये पूछा जाता है आपसे। तो ये क्वेश्चन तो आप एकदम रट लो कि एक्स किरण का खोज रोटेंजन ने किया है, रोटेंजन, ठीक है ना। चलो हमें ये याद हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये इसके बारे में हम ज़्यादा लिखेंगे भी नहीं। जब अत्यधिक ऊर्जा गति वाले इलेक्ट्रॉन को धातु पर जब टकराव करा जाता है, जैसे कि टंगस्टन बहुत ही हार्ड होता है, आपको पता है। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का बना होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब उसके अंदर बोलेगा वो किसका, नाइक्रोम का, फिर है ना, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग, तो वो सब हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे, फिर लाइट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए वो चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से। और कोशिश करेंगे इसी महीना जो है हम लोग इसी महीने तो नहीं होगा, अगले महीना फिजिक्स हो जाए ख़त्म, उसके बाद मतलब फिजिक्स का अगले महीना, मतलब हाँ हो ही जाएगा अगले महीने ख़त्म। तो जब अत्यधिक गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को ठोकर धातु जैसे टंगस्टन से टकराते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती है। समझ रहे हो ना। जैसे कि आपके हड्डी में भी जो एक्स किरणें को अगर छोड़ा जाए तो वह टकरा के रिफ्लेक्ट आ जाता है, तभी आपका हड्डी दिखने लगता है कि हाँ भाई हड्डी है अंदर में, ठीक है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है उपयोग, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये कैसे काम करता है थोड़ा बहुत आपको हम समझा दिए कि अत्यधिक गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब धातु की मतलब ठोस पे मतलब टकराया जाता है तो एक्स किरणें उत्पन्न को हो जाती है। और हालांकि इसका आप यूज जानते होंगे क्या होता है। जैसे ये सबसे बड़ा है कि टूटी हड्डियों की जांच में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे का। कोई दिक्कत नहीं, एक्सरे का आप डायरेक्ट बोलोगे, है ना, एक्सरे। तो एक्सरे का उपयोग किया जाता है ना, तो ठीक है। उसके बाद रवा के जो है अध्ययन में किया जाता है, मेटल डिटेक्टर में भी किया जाता है। आप देखोगे अभी जो एयरपोर्ट वगैरह में ये मेटल डिटेक्टर जो है लगा हुआ होता है ना, मेटल डिटेक्टर जो है लगा हुआ होता है, क्या ही पेग उग अंदर में अगर कुछ है तो वो जो है अपना एक्स किरणें छोड़ती है, और वापस से अगर आ गई तो कुछ है मेटल चीज़ वगैरह, फिर वो उसका जांच कर लेता है कि कुछ है कि आपका बंदूक गन उन है क्या, कोई लोहा वोहा सामान लेके जा रहे हैं क्या, है ना, अगर लेके जाता है उसका लाइसेंस है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ रेलवे स्टेशन में तो यूज ही नहीं होता है, बस फेंका हुआ तो फेंका हुआ है। मतलब इंडिया में क्या ही बोलो, ठीक है। तो मेटल डिटेक्टर भी हो गया, तो हड्डियों में हो गया, शरीर के जांच में हो गया। अब यहाँ पे देखिए भेदन क्षमता जो है, अब क्या होगा आप खुद से सोचिए। गा ए गा ए, अभी गा ए में पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग गामा किरणें पढ़े, फिर एक्स किरणें पढ़े ना। तो एक्स किरणें गा ए यानी एक्स किरणें, तो एक्स किरणें गामा किरणें का क्या होगा, आप बोलिए भेदन क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। और इससे कम इसका होगा तो क्या होगा, इसकी भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होगा। ऑब्वियसली ये सही बात है, क्योंकि मान लीजिए इसका गामा भेदन क्षमता 20 है, सपोज मानते हैं 20 मीटर पर सेकंड, है ना, इसका है 10, क्योंकि ये इससे कम होगा, तो इसीलिए एक्स किरणें का जो है भेदन क्षमता गामा किरणों से कम होगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो है आपको कैसे पूछे क्वेश्चन, पूछेगा कि एक्स किरणों का भेदन क्षमता गामा किरणों से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, ज़्यादा, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी सही है उस आधार पर, ठीक है ना। उस आधार पर आप बाकी भी लगा सकते हो कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा, गामा किरणों से कम होगा तरंग दैर्घ्य, होगा कि नहीं जी। क्योंकि अभी हमने एक बताया, बाकी तो आप खुद से ही आइडिया लगा सकते हो ना। जब आपको वो ट्रिक से हम पूरा टेबल ही दिखा दें तो आप खुद से आइडिया कंपैरिजन खुद से कर सकते हो। अब बार बार वही चीज़ को अगर लिखें तो क्या ही बात है ना। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि बताओ भाई गामा किरणें से जो है आपका एक्स किरणों का ये क्या होगा, क्या तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो इसलिए वो बढ़ते जाता है तो ज़्यादा होगा। लेकिन वही पूछे कि भैया हमको बताओ आवृत्ति क्या होगा, कम होगा। भाई आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा भी कम होगा उससे, सिंपल सी बात है ना। तो ये सब लिखने का जरूरत था नहीं ना। तो ये सब खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत, समझ रहे हो ना, करना पड़ेगा। अब सब चीज़ को बार बार लिख लिख के नोट तो बढ़ा देने से थोड़ा ना होगा। नोट को पूरा बड़ा कर देने से 50 पेज का नोट लिख के दे दो, पढ़ लो रट लो, ऐसा नहीं होता, समझना पड़ता है। चलो अब आता है यूवी, इसको हम लोग रिटर्न डायरेक्ट यूवी, ठीक है ना। देखो पराबैंगनी किरणें, दो का तो याद हो जाएगा जी। गामा किरणें का खोज किसने किया था, बेकुरल, हेनरी बेकुरल, ठीक है।
उसके बाद क्या पढ़े, एक्सरे। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो एक्सरे का खोज किया था अपना रोटेंचन। अभी आया यूवी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अब गा ए पादरी, आप ट्रिक, अब ट्रिक देखिए कैसे जा रहा है। अभी तीन वाला पढ़ रहे हैं, गा ए, अभी गा हो गया, ए हो गया, अब ये रहा पा, पा फॉर पादरी, ठीक है ना, गा ए पादरी। तो ये रहा गा ए पादरी, सॉरी, गा ए, अब पादरी, अभी पा पढ़ेंगे, पा मतलब पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। अल्ट्रा यानी हम डायरेक्ट भी बोलते हैं यूवी रेस, इसको हम लोग यूवी रेस बोलते हैं। देखो यूवी है ना, यूवी मतलब यूवी री, यूवी यानी कि यू रिटर, तो डायरेक्ट रिटर याद करेंगे कि रिटर इसका खोज करता है, मतलब रिटर ने इसका नामकरण किया कि अल्ट्रा किरणें। आप समझ सकते हैं कितना भयंकर किरणें हैं। अगर ये ओजोन लेयर फट गया ना, तो आपका स्किन जो इतना सुंदर सुंदर गोरा गोरा चिकना चिकना स्किन है, तुरंत जल जाता है, ठीक है, जल जाता है ना। अच्छा आप बोलिए, तो जो शरीर का रंग होता है वो किसके कारण जो है रंग है होता है, मतलब किसके कारण रंग होता है, कोई एकदम गोरा, कोई काला, मतलब एकदम एकदम इतना काला कि का ही बोलो। हम लोग तो मीडियम में है भाई, काला भी है और गोरे भी हैं थोड़ा, है ना, ठंडक दिन में गोरा हो जाते हैं, गर्मी के दिन में काला हो जाते हैं। तो काला है हम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी काला होने से देखिए कितना अच्छा है। तो मेलानिन करके एक जो है आपका होता है, तो उसके कारण जो हमारे बॉडी में जो रंग रंग देता है, मेलानिन, मेलानिन है ना, मेलानिन, मेलानिन नामक एक जो होता है हमारे लोग का शरीर में पाया जाता है। तो इसी के कारण जो है काला और गोरापन होता है शरीर में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछे तो सही बात है ना। अब मान लीजिए कोई गोरा है, तो ये यूवी किरण जब यदि आया तो सबसे पहले उसी को इफेक्ट करेगा। देखिएगा गोरा गोरा जो रहता है, लड़की या लड़का, खासकर लड़की लोग ही गोरा रहती है, तो होता क्या है कि धूप की किरणें आती हैं तो वो लोग मतलब सह नहीं पाते, थोड़ा सा मतलब होता ना कि एक गजब टाइप का काला हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ज़्यादा इफेक्ट जो खराब करता है वो सन, वो ज़्यादा गोरे लोगों को ही करता है, लेकिन काले लोगों को क्या है, जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उन पे मेलानिन जो है की मात्रा जो अधिक है, जिस वजह से वो उनको रक्षा करता है, उसका प्रोटेक्ट करता है अपने बॉडी को, ठीक है। तो मेलानिन के कारण जो है हमारे शरीर में रंग होता है। तो छोड़िए, ये जो है गामा किरणें का खोज रिटर ने किया था। रिटर एक वैज्ञानिक था, उन्होंने जो इसका नामकरण दिया था और इसका नाम दिया अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेस। ये जो होता है आपको देखिए, सब आप जानते होंगे, ये किरणें सूर्य की किरणें से जो आती है आपको पता है, और ये जो हमें रक्षा करती है हमारा है ना, जो ओजन होता है, ओजन लेयर, आप पढ़े होंगे अपना किस पे, साइंस में भी पढ़े होंगे और बाकी अपना सोशल साइंस में पढ़े होंगे। जो ओजन लेयर होता है वो ओजन की एक परत होता है, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी से मतलब हम ऊपर जाते हैं तो छः सात लेयर होता है, जैसे क्षोभ मंडल है ना, आयन मंडल, उसी प्रकार जो है ओजन ओजन मंडल भी होता है, ठीक है। तो वो मंडल क्या होता है, एक परत होता है कि जो यूवी किरणें आ रही है उसको हमारे पृथ्वी पे आने नहीं देती है, उसको रिटर्न बैक कर देती है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पे है कि सूर्य किरणें, मैंने सूर्य किरणें से यूवी किरणें निकलती है। आर्क, आप देखोगे, आपको मैं आर्क का एग्जांपल दे रहा हूँ या फिर स्पार्क का एग्जांपल दे रहा हूँ। कहीं पे वेल्डिंग होता है तो आप जान देखोगे, है ना, क्या होता है, अगर वेल्डिंग जब जहाँ पे होता है तो वहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, जैसे छिर छिर करके होता है। या फिर मान लो जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहाँ पे भी एक आग जैसा निकलता है, मतलब वायर्स में। तो होता क्या है, ये रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं जी, हाँ चालू है। तो होता क्या है कि वो स्पार्क जो निकल रहा है, अगर उसको आप रेगुलर देखते रहें, देखो छोटा स्पार्क है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बड़ा आर्क देख रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। जैसे कि वेल्डिंग के मशीन में अगर आप रेगुलर देख लो तो आपके आँख जो है दर्द करने लगेगा, साथ ही में आँख तो दर्द करवे करेगा, आप जो है 2-3 दिन देख नहीं पाओगे, अंधा बन जाओगे, है ना। तो इतना ज़्यादा ये डिफेक्ट करता है। तो ये सारी जो किरणें होता है, यूवी किरणें, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है आपके ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ थी, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये सूर्य कहाँ पे रहता है, पराबैंगनी किरणें कहाँ से, सूर्य की किरणें से आर्क में होता है, स्पार्क में होता है, गर्म निर्वात स्पार्क में होता है, या फिर आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ था जो बेसिक था। आपका वैसे सूर्य वाला ज़्यादा पूछता है, अगर पूछेगा भी तो, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है, सही है, ये हमने बताया, ये तो लिख भी किया है आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ओजोन परत आके उसको रिकवर करेगा, ठीक है ना। इन किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि क्या है, प्रकाश, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, आगे चल के पढ़ेंगे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो ये क्या होता है ये हम समझाएंगे, अभी नहीं। ये जो है परावैंगनिक किरणें के कारण जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। मैन है, इसका भी क्या उपयोग कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। देखिए किस जगह में उपयोग करेंगे ये इंपॉर्टेंट है कि भाई परावैंगनिक किरण जब इतना डेंजर होता है तो इसको भी कैसे उपयोग करते हैं। तो देखिए अगर ये परावैंगनिक किरणों को, मतलब अगर मान लीजिए, हम नहीं बोल रहे कि सूर्य वाला ही डायरेक्ट कर दो, है ना, डायरेक्ट आप भेज दो, उसमें तो हम लोग का भी हानिकारक हो जाएगा ना, हम लोग का भी स्क्रीन भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि ये जो किरणें हैं, अगर आप कोई मशीन वशीन बनाते हैं और इस किरणों को जनरेट करते हैं, मन उत्पन्न करते हैं, तो इसकी वजह से कोई जल जो शोधक होता है, जो कीटाणु रहित होता है, मतलब वो जो है जल को शुद्धिकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर ये यूवी किरणें को अगर भेजा जाए तो जल में जितने भी कीटाणु विटाणु है ना, तो वो नष्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये सब क्यों करेंगे, तो मान लीजिए बहुत लंबा लंबा पाइप है, उसके अंदर मान लीजिए ये हो गया है, तो उस जगह में हम यूटिलाइज करके उसके अंदर जो कीटाणु वगैरह है तो उसको हम हटा सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा बात है। उसके बाद अदृश्य सिलाई या नकली दस्तावेज का पता लगाने में, मान लीजिए कोई आप जो है नकली दस्तावेज बनाए हैं, एक होता है ना QR कोड, PR कोड, क्या है ना, ऐसा ऐसा, तो ये भी जो होता है, ये यूवी किरणें के माध्यम से, मतलब हल्का वाला यूवी किरणें के माध्यम से जो है ये चेक किया जाता है कि क्या ये नकली है कि असली है, ये सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पे नोट में एक चीज़ है कि इन किरणों का मामूल शरीर में पूरा, मतलब समझ रहे हो कितना बैड इफेक्ट है। अब आपको बताना क्या है ये आप समझ ही रहे हो, है ना। इसमें त्वचा जैसे कैंसर का खतरा भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप रेगुलरली अगर आप रह रहे हो, मतलब यूवी किरणें के सामने आपके शरीर में अगर रेगुलरली पड़ रहा है ना, थोड़ा बहुत भी पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हम बोले कि एकदम, नहीं तो आपका तो शरीर जल जाएगा, है ना। तो धीरे 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 पड़ रहा है, डेली डेली आप उस इफेक्ट में रह रहे हैं, जहाँ पे अगर ऐसा अल्ट्रा जो यूवी किरणें अगर गिरती है, इफेक्ट उसका आपको शरीर में पड़ेगा। इसकी वजह से कैंसर जैसी, मतलब कैंसर, स्किन कैंसर, कैंसर देखिए बहुत प्रकार का होता है, माथा में कैंसर, ब्लड कैंसर, है ना, बहुत कैंसर होता है। तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, खासकर ये बोला कि त्वचा में कैंसर यानी स्किन कैंसर, स्किन कैंसर आपका हो सकता है, इट मे कॉज। तो ये एक इम्पोर्टेंट था कि स्किन कैंसर इनमें से किसका होता है, किसके कारण होगा। तो आपको 4 किरणें देगा, यूवी किरणें यानी परावैंगनिक किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं कि भैया ये यूवी किरणें के कारण जो है आपका स्किन कैंसर हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो अभी हमने 3 पढ़ा, अब 4 नंबर क्या है, गा ए पद द्रि द्रि द्रि, ये द्रि 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 से दृश्य किरणें, है ना, दृश्य किरणें। तो अभी हम लोग 4 गए, 4। तो ये क्या है, दृश्य किरणें, जो जिसको आप मतलब विजिबल किरणें समझ रहे हो, विजिबल किरणें, है ना। जैसे कि सूर्य से किरणें आया, तो किसी वस्तु पर आके वो टकराया, फिर आपके आँख में आया, रिफ्लेक्ट किया, फिर वो लाइट में पड़ेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, लाइट जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो आपकी आंखों में टकरा के फिर उस वस्तु को आप देख सकते हैं, वस्तु देखिएगा वो चमक रहा है। अगर मान लीजिए रात के अंधेरे में आप सो रहे हो, घर के चारों ओर बॉल को बुता के, तो आपका घर अंधेरा है, तो आप अंधेरे में सो रहे हो, तो आप किसी बुक्स को देख पाते हो नहीं। अगर वही लाइट आप जलाओ, घर में बल्ब जलाओ, तो वो बल्ब जो है उस बुक को मारता है, उस बुक को, मतलब उसका जो रे निकल रहा, आप बल्ब को देख रहे हैं लाइट जल रहा है, लेकिन उसमें रे निकल रहा, रे निकल के, मतलब जो भी लाइट रे निकल रहा है, दृश्य किरणें निकल रही हैं, वो उस बुक को लगा रहा है, फिर वो आपके आँख में टकरा के वो आ रहा, तब जाके वो बुक को आप देख पा रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना। ऐसा आप नहीं सोचो कि लाइट जला दें तो मैं लाइट को देख पा रहा हूँ तो उसको भी देख पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो लाइट उस बुक को टकरा के आपके आंखों में आकर रिफ्लेक्ट करके, उसके बाद रिफ्लेक्शन के कारण आप उस वस्तु को देख पा रहे हैं, यही मेन है। तो न्यूटन जी ने इसका खोज किया था, किसका, विजिबल लाइट का खोज किया था। आप बोलेंगे सब जगह न्यूटन नहीं आ रहा, न्यूटन कितना खोज किया था भाई, तो पहले के इंसान थे, खोज कर रहे थे, उस समय उतना साइंटिस्ट नहीं था, तो उन्हीं को प्रोजेक्ट मिल रहा था, वही बात है। तो खोज करें तो खोज, अभी इतना ज़्यादा खोज हो गया कि आपको बोलेंगे तो आप तो, मतलब खोज में आपको बहुत समय लगेगा, ठीक है, यही बात हो जाती है। अब इसका उत्पादन जो है कहाँ पे होता है, जैसे अब सूर्य देख लो, ज्वाला, मतलब आग जला रहे तो वहाँ, विद्युत बल्ब देख लो, आर्क लैंप देख लो, भाई ये सब बोलने वाली चीज़ नहीं है। जिसको आप देखो मतलब जो
जल सकती है, लुमिनस वस्तु यानी कि तप्त दीप्ति वस्तु, है ना, ये सारी चीज़। अब जैसे कि इसी के आधार पे जो है ये जो विजुअल किरणें हैं, ये जो प्रकाश से दृश्य, इसका एक बड़ा चैप्टर आ जाता है, जिसमें मतलब चैप्टर आप समझ रहे हो, लाइट वाला चैप्टर, ये विजुअल किरणें को तो हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं ना, इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर आप समझ रहे हो, है ना। तो इसमें अभी थोड़ा बहुत आपको मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि ये जो विजुअल लाइट से ये न्यूटन ने खोज किया था, कहाँ कहाँ से मिलता है ये सारी चीज़। फिर ये इसमें जो इसका प्रॉपर्टीज़ होता है ये विजुअल लाइट्स का, ये क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, इनके गुण, ये सारी चीज़। और बाकी जो हम बताएं, अगर गामा किरणें और अगर ये दृश्य किरणें का अगर कंपेयर करके आपको बोला जाए कि उसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा, ऊर्जा क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो वहाँ पे आप दिमाग लगा के लगा लोगे उस ट्रिक से। वो सब बार बार नहीं बता रहे, ठीक है ना, वो खुद से दिमाग लगा के आप कर लोगे कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। अब आता है गा ए पदरी के बाद, गा ए पा दी री, गाय पदरी, ये पदरी हो गया, हम वहाँ बरी दे दें, गाय पदरी असुरदी। अब अ आ गया, अ सु रे दी, है ना, तो ये हमको अ वाला पढ़ना है, तो अ से अवरक्त किरणें, ठीक है, अ से अवरक्त किरणें। तो इनका खोज किया था हर्शल, ये सब इतना ही नहीं है, फटाफट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब इंफ्रारेड वाला जानते होंगे। इंग्लिश में इसी अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड बोलता है। जो आप टीवी के रिमोट आपका जो काम करता है, फोटोग्राफी वगैरह, ये सब में आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो है इंफ्रारेड यानी कि इंफ्रारेड, आई आर कर दीजिएगा ना डायरेक्ट, आई आर, इंफ्रारेड हर्शल ने खोज किया था। कितना, हर्शल, हर्शल ने खोज किया था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए, फिर भी पढ़ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको ये पढ़ लेंगे 2-3 बार तो मुझे नहीं लगता कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा, नहीं छूटेगा। इसके द्वारा उष्मा का संचालन होता है दोस्तों। उष्मा जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये आई आर जो है पढ़ेंगे, यानी कि इंफ्रारेड जो पढ़ेंगे वो, ठीक है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक जो पहुंचती है वो अवरक्त किरणें के द्वारा ही पहुंचती है, जो गर्मी आपको फील होता है। मान लीजिए वहाँ पे सन जो है, सन सन मतलब उगा तो है, मतलब सूर्य जो उठ रहा तो उठ रहा, लेकिन आपको लाइट दे रहा है, और लाइट की वजह से आपको गर्मी नहीं लग रहा, उसके साथ, उसी लाइट के साथ आपको इंफ्रारेज भी निकलता है, इस वजह से आपको गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना। जो कि उष्मा का एक चीज़, मैंने उष्मा का माध्यम करता है वो आपके शरीर को हीट कर देता है। अगर कोई लोहा रख दो तो लोहा भी गर्म हो जाएगा, और अगर लोहा एक साइड से गर्म हो रहा है तो वो संचालन भी उस लोहा में हो सकता है गर्मी, क्योंकि लोहा अगर एक साइड गर्म हो रहा है तो वो धीरे धीरे पूरा लोहा को गर्म करते जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, तो ये इंफ्रा रेस भी उस पर निकलता है सूर्य से, ऐसा नहीं खाली लाइट किरणें निकल रहा है, सब कुछ निकलता है ना। तो ये जो है उसमें गर्मी भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो है हमें गर्मी का महसूस होता है। जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो किरणें होते हैं कुहारे और धुंध में काफ़ी दूर तक चली जाती है, इसीलिए ख़राब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसी गर्मी हेड को जो है कैप्चर अंदर में कैप्चर करके जो है, मतलब जो भी फोटोग्राफी वगैरह सेल्स प्लेट में ये यूटिलाइज किया जाता है। सबसे मेन जो चीज़ है ये वाला है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब पूछता है कि टेलीविज़न के जो टीवी रिमोट कंट्रोल में है किस प्रकार के किरणों का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया था, अवरक्त किरणें, पराबैंगनिक किरणें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें, जो भी है। तो अवरक्त मार देंगे, जो भी मारो अवरक्त की मारो, यही हो जाएगा, यानी इंफ्रारेड किरणें। अगर इंग्लिश में दिया, देखिए क्वेश्चनर करता क्या है, वहाँ पे क्या करेगा, जब ऑप्शन देगा ना तो वो तो जानता कि अवरक्त किरणें सब जानता है, वो क्या करेगा, उसको याद नहीं है, उसको इंफ्रारेड याद है, वो डायरेक्ट इंफ्रारेड कर देगा, है ना। मतलब वो हिंदी में देवे नहीं किया, हिंदी में भी यही लिख दिया इंफ्रारेड, और इंग्लिश में भी इंफ्रारेड कर दिया, तब स्टूडेंट फंस जाता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ आपको दिमाग में थोड़ा सा सेट करके रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले, है ना। अब रहा लास्ट वाला, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स तो इसकी खोज हेनरी हर्ट्ज ने किया था। माइक्रोवेव्स, माइक्रो यानी कि बड़का वाला, सूक्ष्म वाला, सॉरी, माइक्रो छोटा यानी सूक्ष्म यानी माइक्रोवेव्स, ठीक है ना। तो इसका खोज जो किया था हेनरी हर्ट्ज, वही हर्ट्ज जो आप पढ़ रहे हैं, वेवलेंथ का क्या होता है, हर्ट्ज, है ना। वेवलेंथ का हर्ट्ज होता है ना, जैसे तरंग दर का, तरंग तरंग धर यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या होता है जी, वेवलेंथ क्या होता है, सॉरी, इसका एंगस्ट्रॉम होता है, मीटर होता है, लेकिन आप आवृत्ति 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 क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं ना, हर्ट्ज। तो इसी हर्ट्ज का बात कर रहा है, इसी जो सूक्ष्म किरणें का खोज किया था वो हेनरिक हर्ट्ज। आप हर्ट्ज याद रखिएगा ना, हर्ट्ज यहाँ लिखा हुआ, लेकिन हर्ट्ज, ये हर्ट्ज आपको दिखाते हैं एक बार फिर से।
HERTS, जो शॉर्ट में लिखते हैं HZ, यही हर्ट्स। तो हेनरिक हर्ट्ज इसका फुल नाम था, ये माइक्रोवेव्स का खोज किया करता है, ठीक है ना। मतलब ये इनका नामकरण किया तो खोजकर्ता भी यही जाने जाएंगे, है ना। अब कुछ इसमें है, इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। लघु मतलब लॉन्ग, लघु लघु मतलब शॉर्ट, शॉर्ट सॉरी, हिंदी इंग्लिश में बहुत कंफ्यूज होते हैं हम। तो ये जो शॉर्ट रेडियो तरंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसका उत्पादन इसका जो उत्पादन होता है वो निर्वातित नलिका नलिका में उत्पन्न होता है। ये भी इतना है नहीं, बस आपको ये याद रखना है, इसका खोज हर्ट ने किया है। और इसमें तरंग के परावर्तन व ध्रुवण की घटना होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब आपको पोलराइजेशन पढ़ाएंगे, यानी ध्रुवण पोलराइजेशन, इंग्लिश में इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो बस इतना रहे कि सूक्ष्म तरंग जो होते हैं इनमें एक अपना गुण होता है परावर्तन, यानी कि रेफ्रैक्शन। एक होता है परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन और ध्रुवण पोलराइजेशन का घटना इसी सूक्ष्म तरंगों में होती है। इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है रडार में। रडार आप जानते होंगे, रडार है ना। रडार में किसी चीज़ का पता लगाने के लिए रडार में उपयोग किया जाता है। उपग्रहों, बेतार संचार, यानी कि बेतार बेतार का खोज किसने, मार्कोनी ना। माइक्रोवेव्स है ना, माइक्रोवेव जो ओवम होता मतलब ओवम बोल रहे हैं, जो अपना मतलब चूल्हा जैसा होता है ना, चूल्हा, माइक्रोवेव्स मतलब वो चूल्हा का बात किया जा रहा है ना। वो अभी तो लेटेस्ट टाइप का चूल्हा बना है जो खाना पकाते हो चूल्हा में, है ना। तो माइक्रोवेव ओवम, ओवम मतलब चूल्हा होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ओवम वो वाला ओवम नहीं है, वो वाला ओवम ये अंडा से हो गया फिर, ठीक है ना। ये ओवम, ये ओवम है, ठीक है ना, ये ओवम मतलब चूल्हा। तो माइक्रोवेव जो चूल्हा आता है वो सब चूल्हा हो गया, है ना। फिर इसका उपयोग जो है दूर संचार में भी किया जाता है ना। दूर संचार सिग्नल्स में जो भी है आपको ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये उपयोग जो है ये माइक्रोवेव्स का इंपॉर्टेंट है। बस ये और ये वाला, और कुछ नहीं। आपको ये दोनों याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इनका उपयोग रडार, उपग्रह, बेतार संचार और माइक्रोवेव ओवम और दूर संचार में किया जाता है, ठीक। और बाकी अभी बचा रेडियो तरंग और ख़त्म। अब आपको यहाँ पे देखिए, गा ए प द्रि असु रे दी। अब देखिए, ये रेडियो तरंग या दीर्घ तरंग है ना, ये दोनों सेम है। ये रेडियो तरंग या दीर्घ तरंग दोनों सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये लास्ट में मतलब इसमें एक सेंस बन रहा है, गाय पदरी असुरेदी, गाय पदी असुदी। तो ये खराब हो जाता है, गा ए पदरी असुरेदी। मान लीजिए असुरेदी किसी का नाम है, असुर के खानदान का कोई होगा, नाम है उसका असुरेदी, ठीक है। तो वही बात है, अपने आपको जैसे लगे। तो वही जो है, ये रेडियो तरंग को ही हम लोग दीर्घ तरंगे भी करते हैं, दीर्घ 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 तरंग तरंगे, है ना, जिसको रेडियो वेव्स कहते हैं। तो इसकी जो खोज किया था ये मार्को ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो वेव्स। एक होता है ये सूक्ष्म तरंगे, इसका खोज किया था किसने, हेनरी हर्ट्ज ने। और एक होता है ये रेडियो तरंगे, इसका खोज किया था मार्कोनी, ठीक है ना। इसका खोज किया था मार्कोनी ने। तो इसका खोज किया था किसने, मार्कोनी जी ने इसका खोज किया था, ठीक है, मार्कोनी। समझ रहे हो आप, ठीक है। चलो, तो इसका जो खोज किया था वो मार्कोनी ने खोज किया था, मार्कोनी ने। अब जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए इस चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसका खोज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्कोनी ने किया था, ठीक है। इसका उपयोग दूर संचार में किया करते हैं, रेडियो तरंग के, यही इंपॉर्टेंट है बस। और इसका भी दूर संचार में करते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, यानी रेडियो तरंगे हो या फिर जो है सूक्ष्म तरंग हो, दोनों का जो संचार में उपयोग किया जाता है ना। अभी यहाँ पे ये वाला इक्वेशन जो हम अभी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नया आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग, पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग हमने सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना। पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को हम लोग फ्रीक्वेंसी को ये छोटा सा न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। इसको ऐसा लिखते हैं, भी ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसा लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छे से लिखते रहे। इसको देखिए थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, है ना। इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, न्यू देखो यहाँ पर लिखा हुआ न्यू, ठीक है ना। तो ये जो है न्यू है, आवृत्ति को न्यू से या फिर एन से डिनोट करो ना यार, सबसे बेस्ट रहेगा, एन से डिनोट करो, एन से करो अभी फिलहाल के लिए। अब एन से भी डिनोट कर सकते हो या फिर म्यू से कर दे रहा हूँ, ये ठीक है, न्यू से। और तरंग धरी जो है लैम्डा, हम जानते हैं तरंग धरी लैम्डा। तो उसकी जो गति ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर एच म्यू होता है। क्या है एच म्यू, आप सब बता रहे हैं। ये ऊर्जा है, ये होता है एच म्यू, न्यू न्यू, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार लिखते हैं। अब आप ये जो फॉर्मूला है आप जाने, ठीक है, चलो सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति है। तो ये फॉर्मूला होता है H = H म्यू, मैंने
ये एच क्या है, ये एच जो होता है भैया ये कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट, तो प्लांक्स कांस्टेंट। और इसका मान जो होता है भैया दिमाग लगा के सेट कर लो कि आपसे बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल और सेकंड होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है तो जूल सेकंड में हम करते हैं काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको लिख भी किया हूँ कि ये जो होगा प्लांक्स कांस्टेंट का मान, ये जो फॉर्मूला आप देखें अभी, ये फॉर्मूला जो है ये इसमें जो एच है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, और ये एच प्लांक्स कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसका जो है प्लांक्स कांस्टेंट देखिए, और ये होता कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड। ठीक है ना। अब यहाँ समझ लिए, अब कुछ नहीं, आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता क्या है, जब आप लाइट में पढ़ोगे या फिर पहले में बता दे रहा हूँ इसको, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिले, अच्छा वाला है। ठीक है ना, अच्छा वाला है तो आपको याद रखना है। एच क्या है, ई क्या है, एनर्जी है, ई एनर्जी है। ठीक है ना, और एनर्जी पर मतलब रेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी, इसीलिए जो है सेकंड भी आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी है तो ये एच न्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यू मतलब न्यू क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी हमने माना, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता क्या, देखिए ये सी बटा लेमडा। आप बोलेंगे ये क्या है जी, तो ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भैया ये जो वेवलेंथ होता है तरंगधर, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, बटा जो वस्तु का वेग है, वस्तु का वेग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वस्तु का वेग है ना। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो मैं आपसे फिर से आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ा था पिछले में क्या, एन, यहाँ पे तो ये भी मान के हम बोले हैं, मतलब मी मान के बोले हैं। यदि इसको एन मानते तो ये क्या होता है, ये इक्वल टू एच एन होता है, और एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोस्तों आप बताइए फ्रीक्वेंसी बराबर आप क्या पढ़े हैं, नहीं तो हम आपको बोल रहे हैं एक फॉर्मूला आपको नहीं पहले बताए थे जी, कि भी बराबर होता क्या जी। आपको अभी एक फॉर्मूला ऊपर में हम बताए हैं प्रीवियस क्लास में, वो फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, आप अगर याद नहीं है तो अच्छी बात है, और याद है तो फिर भी अच्छी बात है। एन लेमडा बोले थे, हम बोले थे ना, ये वाला फॉर्मूला आपको बोले थे, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, बोले थे। ठीक है, तो भैया ये जो भी है तो मानते हैं इसको, अब सी मानते हैं नया कंडीशन में। सी क्यों मानते हैं, प्रकाश का वेग, इसको सी मानते हैं, लेमडा को नीचे आनते हैं, और ये एन की जगह ये मी हो जाता है। ठीक है ना, तो यही हो जाता है लेमडा बटा सी, तो वही वाला देखिए यहाँ पे लिखे हैं, और कुछ नहीं, इस फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के मान में पुट कर दिए। तो अगर इसको पुट कर दिए तो ये फिर एक नया फॉर्मूला बन गया क्या, ई इक्वल टू एच सी बटा लेमडा। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर तरंगधर 10 है तो बता उसका ऊर्जा कितनी होगी, समझ रहे हो ना। तो आपको बोलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा कितनी होगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको एक ही चीज़ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा कि भैया आपको एक ही चीज़ दिया रहेगा कि आपको तरंगधर देकर रखा है 10 एंगस्ट्रॉम, मान लेते 10 एंगस्ट्रॉम देकर रखा है या 10 मीटर देकर रखा है। आपको बोला है कि उसका जो है विद्युत चुंबकीय, जैसे बोलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा क्या होगी, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बना लोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगा के बनाओ तो नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपको देख के नहीं रखा है। अगर फ्रीक्वेंसी दे के रखा है तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे, अगर आवृत्ति दे के रखा है तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे, अगर तरंगधर दे के रखा तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे। तो दो तरह का जो यहाँ पे आपको दे के रखेगा क्वेश्चन में, बोलेगा आवृत्ति दे दिए हैं, या फिर आवृत्ति दे दिया तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आपको तरंगधर दिया है तो नीचे वाला। बोलेंगे सर नीचे वाला कैसे बनेंगे, फिर एच सी कहाँ से पैदा करेंगे, तो एच हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एच बराबर होता है कितना जी, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कोई तो भूलेंगे नहीं, नहीं याद रखिएगा। और ये सी कहाँ से मिलेगा सर, तो सी क्या है, प्रकाश की वेग है, तो प्रकाश की वेग कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है भाई वेग। तो ये दोनों चीज़ तो कांस्टेंट है, ये तो देवे किया है, काहे के लिए, ये अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो क्या आप नहीं बना सकते, बना सकते हैं। इसको ये वैल्यू डाल देंगे, इसको ये वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। खाली वेवलेंथ का वैल्यू देना होना चाहिए, अगर वेवलेंथ का वैल्यू अगर मिल जाता तो आप बना लोगे, ये मुझे विश्वास है बन जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आपने आपको करना है। अगर आपको यहाँ पे आवृत्ति देकर रखा है तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे हम, यहाँ पे एच का मान तो पता है हमें, अगर यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ है यानी कि तरंगधर दिया हुआ तो इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे, नीचे तो क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग बनाइएगा जाके, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसी से अब जो है एच का यानी प्लांक्स कांस्टेंट का जो है यहाँ पे बोल देता है कि आप बीमा निकालो, या फिर इसका यूनिट क्या होगा निकालो प्लांक्स कांस्टेंट का। तो ये होता है तो जूल सेकंड होता ही है, यहाँ पे बता ही रहा है। अब देखो कैसे निकालना, एच एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या होता है डायरेक्ट आप निकालोगे, एनर्जी बराबर होता क्या जी,
आप देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो आप डायरेक्टली देखिए इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब प्लांक कांस्टेंट है, जूल सेकंड है, तो जूल जूल सेकंड, जूल सेकंड तो सेकंड के नीचे आएगा। और जूल जूल का होता क्या है, जूल का हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जूल का होता क्या जी, और नीचे सेकंड आ जाएगा तो वी। ये सेकंड क्यों होता है, क्योंकि ये जो आवृत्ति का होता है, आवृत्ति का सेकंड होता है, ये वाला जानते हैं ना, आवृत्ति का क्या होता है, सेकंड होता है। आवृत्ति का सेकंड होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। आवृत्ति का सेकंड होता है क्या, पर सेकंड। क्योंकि आवृत्ति बराबर होता क्या जी, आवृत्ति बराबर होता क्या है, आवृत्ति बराबर होता क्या है, 1/t होता है। पहले पहले थे हम लोग, याद कीजिए। तो 1/t होगा तो क्या होगा उसका, पर सेकंड होगा। ये तो हम लोग जान गए, तो ये आवृत्ति का तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब इस एनर्जी का हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऐसा, एनर्जी बराबर होता क्या आप जानते हो, है ना। आप जूल सेकंड होता है, आप कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे आपको दिखा रहे हैं। पहले ये जूल है तो जूल मतलब किसका होता है, वर्क का जूल होता है, वर्क का, है ना। ये सेकंड तो टी होगा, यानी कि जूल यानी कि वर्क गुना टी, इस प्रकार लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए टाइम और इसका जूल इस प्रकार हो जाएगा, यही तो हो जा रहा है ना। अब डब्लू का क्या होता है, डब्लू का क्या होता है, एफ एस, एफ एस, एफ एस, तो ये न्यूटन होता है। तो यहाँ न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखेंगे, गुना ये मीटर लिखेंगे, तो ये मीटर में एक स्क्वायर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर टू। तो देखिए यही के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर टू, और नीचे वो है ये, एक एक कट गया तो एक बचा, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा जी, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये सब झंझट झमेला काहे कर रहे हैं, डायरेक्टली इसका याद कर लेते हैं ना, ये जूल सेकंड। हाँ तो याद कर लेंगे, ये वाला क्यों निकालें, क्योंकि हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो ना भाई। हम आपको प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं, हम थोड़ा ना आपसे पूछ रहे हैं। आखिर बोलेंगे सर क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर ये फालतू का चीज़। सर हमको बीमा निकालना है सर, हमको सर बीमा निकालना है, तो ये नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा। अब बीमा बराबर हम जानते हैं MLT होता है। अब भैया इस तीनों का पावर, के का पावर, एम का पावर क्या है, के जी, एक वो है तो एक की जगह एक ही लिखते हैं। एम का पावर 2 है तो 2 लिख देते हैं। एस का पावर -1 है तो -1 है। देखिए वो वाला हुआ MLT, ये MLT स्क्वायर और -1 तो हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये डायमेंशन निकालने के लिए इतना झंझट झमेला, हमको इसको छोटा से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, समझ गए। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि प्लांक्स जो कांस्टेंट होता है वो उसका यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड होता है ना। अब बोलेंगे इस सब आपको रटा दीजिए, तो भैया ये सब रटने का चीज़ है ना। ये सब तो कॉन्सेप्ट से ये सब निकल रहा है, ये सब बोलिएगा रटने का चीज़ है, तो बताइए रटने का चीज़ नहीं है। अब यहाँ से आप खुद से भी लगा दो, अगर आप करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ कोई रटने वाला चीज़ नहीं है ना, है क्या। अब देखो यहाँ पे, अब आप इधर से अब एच का बोलेंगे सर, आप जूल सेकंड कौन आधार पे बोल दे रहे हो, तो देखो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे निकाल रहा हूँ एच का, है ना। ये आप बोलेंगे कि ये आप कहाँ से, ये तो रटने वाली बात बोल दी आप। रटने वाली कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, या फिर आप यहाँ से, या फिर यहाँ पे देखो आप कैसे निकालोगे, है ना। अगर एच को निकालना चाहो तो इधर जाओगे तो E हो जाएगा, और नीचे पर क्या हो जाएगा, पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे भी है तो मतलब पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड मतलब ये पर सेकंड। और ऊपर में एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, तो जूल पर सेकंड देखो होता ना। तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी जूल सेकंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार एच का भी हम लोग निकालें, तो बोलिए अगर आप फॉर्मूला याद रखिए तो आपका क्या ये यूनिट याद रखना पड़ रहा नहीं ना। तो देखिए यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब आप बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा सर फॉर्मूला हम याद रखेंगे तब ना होगा। हाँ तो भैया अगर आप कुछ नहीं याद रखिएगा तो कैसे होगा। अगर आप कुछ याद नहीं रखो तो कुछ नहीं सकोगे, है ना। तो कोई तो याद रखना पड़ेगा, कुल्लू तो आपको चाहिए। आपको कहीं आपको जाना है तो एड्रेस आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरा घर आपको आना है, ठीक है, मेरा घर ही आपको आना है, ठीक है। तो मेरा घर आना है, चलो भाई इसके सामने है, तो आप आए तो वहाँ भी पूछेंगे सर उसका घर तो यहाँ से कहाँ है, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, कहाँ है सर बताइए। ऐसा होता है ना। तो कुछ तो आपको कुल्लू चाहिए, तो कुल्लू ये है, ये कुल्लू मिल गया तो बाकी कुल्लू आपका सब धाए धाए निकल गया, है ना। अब ये रही डेटा, आंकड़ा है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ नहीं, जैसे कि आपका जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ है, जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो ये सब चीज़ को प्रूव करवाता है वहाँ पे, है ना। ग्रेजुएशन करोगे तो आप प्रूव करोगे यहाँ पे कि कैसे होता है 9.8, इसको प्रूव करो, एक्सपेरिमेंट इसका होता है। आप बोलेगा 9th-10th में हमको सब कुछ बता दो तो होगा नहीं वो सर, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप समझ लो यहाँ पे कि 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं रहा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप मर जाओगे, बना नहीं पाओगे, क्योंकि ये अगर याद नहीं रख पाओगे आप 6.63 × 10⁻34। यहाँ पे देखो क्योंकि दोनों में एच है, और एच का मान आपको क्वेश्चन में नहीं दे के रखेगा, आपको वो जानना पड़ेगा। आप जानते हो कि एच का मान होता कितना है, ठीक है। चलो सही है। तो हमने पढ़ा आज का जो बेसिक पूरा वेव का है, वेव का कहानी मतलब तरंग का जितने भी कहानी है,
ये हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़े हैं एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं, शुरुआत से देख लो क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या आपने पढ़ा, क्या क्या सीखा हमारे से। तरंग क्या होती है, कैसे कंपन करती है ना। ये चीज़ पढ़ा कि कंपन के कारण जो तरंग होता है ना, कंपन वगैरह होता है, ये सब चीज़, आवर्ती गति वगैरह, ये सारी चीज़। तरंग गति क्या होता है, तरंग कैसे चलता है, शांत जल में क्या होता है क्या नहीं, रस्सी का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रफ क्रस्ट क्या है, आयाम को पढ़ाए थे आपको। इससे जो भी है चीज़, ये जो है तरंग कितने प्रकार के होते हैं। जैसे तरंग गति की दिशा में जो दोलन करने की दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती है, संचारण के माध्यम के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। गति के आधार पर अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और जो यहाँ पे संचारण जो यांत्रिक तरंगे होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कोई भी हम लोग को क्या है, कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये आंतरिक तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती थी। तो यही जो माध्यम हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हम लोग अब जो है साउंड पढ़ेंगे, साउंड है ना, इसी माध्यम, क्योंकि साउंड के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम, मान लीजिए कोई आप वस्तु को, मान लीजिए एक आपके स्कूल में पहले जैसे बेल रहता था, जो घंटा, ये जो घंटा वाला बेल रहता था, जो टंग टंग मारता था, उसको लोहे से टक्कर देता था, तो इनके बीच मॉलिक्यूल्स जो है एक्टिवेट हो जाता था, और मॉलिक्यूल एक दूसरे को कॉलिजन करते रहता था। वो आपको दिखेगा नहीं, वो बहुत ही एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जो आपको दिखता नहीं, और उस वजह से उनके मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट होते रहता है, और वाइब्रेट होने की वजह से साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वो चैप्टर देखिए, ये तरंग पढ़ें तब जाके हम लोग जो पढ़ेंगे, यानी कि ये यांत्रिक तरंग के अंदर ही हम लोग जो पढ़ते हैं। यांत्रिक तरंग में क्या क्या पढ़े थे जी, सर्व तरंग, अवसर्व तरंग, पारासर्व तरंग, इतने प्रकार के तरंग पढ़े थे, है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस तो हम बता ही दिए थे, कि जो तरंगे जो है अनुप्रस्थ है वो परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री में, मतलब वो मतलब जो इस प्रकार चलेगा, देखिए इस प्रकार, तो ये देखिए परपेंडिकुलर बनेगा। और जो अनुदैर्ध्य है वो मतलब ऐसे ऐसे आपका पैरेलल यानी समांतर क्रम में वो चलेंगे, ठीक है ना। यही यही हमने बताया था। और इसमें क्या बताया था, यांत्रिक, इसी में जो है ध्वनि हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जैसे सर्वध्वनि, अवसर्वध्वनि, जो ध्वनि को आप सुन सकते हैं, जैसे बड़ा बड़ा मशीन ब्लास्ट होता है, ये होता है जिसको आप सुन सकते नहीं। भूकंप, है ना, जब भूकंप कौन करता है, आपका धरती हिलता है तब ना भूकंप होता है, जब टकराता है कुछ चीज़ तब ना। तो यानी कोई माध्यम है जो टकरा रहा है, वही उत्पन्न कर रहा है। और ये रहा जो विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब तरंग हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, ये सब पढ़ेंगे लाइट में, प्रकाश में, जब दृश्य तरंग होते हैं, इसमें परावर्तन, लंद फंदिया, जो वो सब एक नया चैप्टर आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये यांत्रिक तरंगों को हम लोग जो है पढ़े थे कि क्या क्या होता है, आपको बताए भी थे। सर्व तरंग होते हैं, जो तरंग होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऑडिबल साउंड पढ़े थे, इंफ्रासोनिक साउंड पढ़े थे, है ना। अपसर्व तरंगे, कौन सुन सकता कौन नहीं सुन सकता, अल्ट्रासोनिक पढ़े थे। तो ये जो है चीज़ आज हम लोग का ख़त्म होता है ना। ये पूरा चीज़ हम लोग ख़त्म कर दें, ये वाला जो थ्योरी पोर्शन था, तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भी आप लोग समझ सकते हैं। इतना बड़ा थ्योरी पोर्शन था, इसको कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये थ्योरी पोर्शन था, आप इजीली समझ सकते हो। अब रही बात ध्वनि, अब देखो ध्वनि, अब इस ध्वनि को हम लोग चलेंगे कल लेके, और बहुत अच्छी तरह से इस ध्वनि को हम लोग समझा के पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट होगा एक नया चैप्टर, और ध्वनि का जो है लक्षण होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक थोड़ा सा ध्वनि को हम लोग बता देते हैं, कल भी इसको करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम इसमें चलेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हो ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए, जो चीज़ बताएं ताकि आपको मैंने कल भी अच्छा लगे आपको। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, मैंने क्या बोला, कंपन है, जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होता है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, सिंपल सा खत्म। बिना माध्यम में तो ध्वनि गमन ही नहीं कर सकता, सिंपल है, उसके लिए माध्यम चाहिए। तो माध्यम चाहिए, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये यांत्रिक यांत्रिक जो तरंग होगा उसी में काउंट होगा, समझे, इसीलिए हम बोल रहे थे। अब इसमें से देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमने पढ़ा था कि श्रव्य तरंग यानी ऑडिबल साउंड, जो कि मनुष्य सुन सकता है, जो 20 से 20,000 हर्ट्स या 20 से 20 किलो हर्ट्स भी आपको बोल सकता है। अगर आपको लिख दें यहाँ पे कि 20 to 20 किलो हर्ट्स, तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे 20,000 ही लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर कम अगर रहा, अगर 20,000 से मतलब 20 से कम, अगर 20 हर्ट्स से 20 हर्ट्स से अगर कम रहा, तो वो दोस्तों उसको इंफ्रासोनिक रे बोलेंगे, यानी कि साउंड बोलेंगे, साउंड, ध्वनि बोलेंगे, ध्वनि यानी अपश्रव तरंगे, ठीक है ना, ये ध्वनि बोलेंगे। जिसको कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि, ये सब जो है पहले ये लोग सुन लेता है, कुत्ता वगैरह, है ना। इतना एग्जाम्पल दे के रखे थे। अब ये पराश्रव यानी ये जो है 20,000 से अधिक, तीन को रेंज है, तो 20,000 यानी कि 20, यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा वाले जो ध्वनि होती है उसको सुनता है। कौन सुनता है, चमगादड़ सुनता है और डॉल्फिन सुनता है, अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़कर। ये हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था कैसे अल्ट्रासाउंड छोड़ता है।
जैसे कि चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइजेस, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली आपको बोला जाएगा। आपको हम बताए भी थे ये चीज़ कि परासरव ध्वनि जो होता है वो दाब विद्युत प्रभाव, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न होता है। क्या? परासरव। परासरव बोले तो ये अल्ट्रासाउंड का बात किया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड है ना, जो कि भ्रूण वुरून जो बच्चे या फिर पेट में पथरी वगैरह को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आज के डेट में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका अभी भी साइंटिस्ट खोज कर ही रहा कि इसका और क्या उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है? तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परासरव तरंग यानी अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है ध्वनि, वो दाब विद्युत प्रभाव यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इफेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब हम समझाएंगे। इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है। अब आप बोलोगे यहाँ पे समझाओ, तो भैया यहाँ साउंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना बात मेरा? ठीक है, तो वही वाला है, बस इतना जानो। ये दाब विद्युत प्रभाव यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो है उत्पन्न होता है। कौन? अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, सॉरी वेव्स बोल रहे, साउंड बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे आपको मैंने ये सब पढ़ाया था, फिर ये सब तो बोलने का जरूरत नहीं, ये सब आप समझ जाओगे। परासरव ध्वनि का उपयोग, परासरव मैंने अल्ट्रासाउंड का, गठिया रोग में पूरा अच्छे तरह से समझाया हूँ। समुद्र में जहाज़ों को खोजने के लिए किसका? सोनार का उपयोग, हमने ये चीज़ बताया था। फिर भी साउंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है साउंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो ये सब फिर से आप रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम साउंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें हम संचार का उपयोग कर रहे हैं, तो साउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो साउंड का जो भी है आप जो है वहाँ पे देखें कि जो यांत्रिक तरंग है ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंग फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि साउंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो पढ़ना ही पड़ेगा। द्रव में गोलकों के रूप में होता है अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में पेट में जो बच्चा रहता है या पथरी वथरी, ये सब का पता करने में। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ये चाल वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए आप क्या है। जब किसी क्रिया में मतलब किसी क्रिया में वायु का तापमान नियत रहता है तो तापमापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मल कहलाता है। समझ रहे हो ना। मतलब अगर तापमान अगर कांस्टेंट रहा, तापमान है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहा, तो उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रक्रम यानी कि आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ये डेफिनेशन है, कुछ आप जान कर हो क्यों ये सब बता रहे हैं, इसका कारण है, बाद में ये सब हम बताएंगे आपको। अब देखिए, जब किसी प्रक्रिया में वायु का तापमान बदलता रहता है, जब वो मतलब स्थिर नहीं रहता है, स्थिर अगर रहता है, नियत रहता है, तो वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। लेकिन अब वो अगर बदलता रहता है तापमान हमारे जो वायुमंडल में, तो क्या, तो वायु का अगर तापमान बदलता रहता है तो उसको कहेंगे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। जबकि उष्मा नियत रहती है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, देखिए। अगर तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसको आइसोथर्मल बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। सिंपल से कॉन्सेप्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। और तापमान अगर बदलते रहेगा तो उसको रुद्रोम प्रक्रिया, डायरेक्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, आप याद रखिए ना, सही है। रुद्रोम प्रक्रिया यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस को कहते हैं। इसमें क्या होता है, उष्मा जो है नियत रहता है, हीट। इसमें क्या, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहा, इसमें हीट जो है कांस्टेंट रहा। ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सुनिए। ध्वनि तरंग वायु में अनुदैर्घ्य है। देखिए, ध्वनि तरंग जो होता है वो वायु में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ध्वनि तरंग मतलब हम ध्वनि पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि तरंग जो होता है साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव्स होता है, वो अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य मतलब पैरेलल चलेगा, है ना, पैरेलल चलेगा। ठीक है। जबकि द्रव की सतह पर ये अनुप्रस्थ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हैं ना, ये अनुप्रस्थ हो जाता है द्रव की सतह पे, द्रव के ऊपरी वाला सतह पे, द्रव मतलब वायु पे। अगर एयर पे बात बोला जाए तो वह क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य होता है। तो जल में जो है ध्वनि वो किस प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में जो होता है वो जो है जल में बोल रहे हैं, वायु में जो होता है, आप दिमाग लगाइए, वायु में जो होता है, वायु में जो होता है वो अनुदैर्घ्य के रूप में काम करता है। अनुदैर्घ्य मतलब वो पैरेलल चलेगा वायु में, ठीक है ना, एक समान जैसा, है ना। लेकिन देखिए, जबकि द्रव की सतह पर अगर देखिए द्रव की सतह पे ऐसा होता है ना, ढेव मारता है, तो ऐसे अगर जा रहा ढेव मारेगा, तो ये तो परपेंडिकुलर बनाएगा, तो अनुप्रस्थ तो नहीं होगा जी, है ना, समझ रहे हो ना। तो ये अनुप्रस्थ हो जाएगा सतह में। अगर द्रव के अंदर बोला जाए तो अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी समझने बात है, आपको फिर से समझाते हैं, आपको कल भी समझाएंगे ये वाला। अगर जल के अंदर अगर बात किया जाए, तो द्रव के अंदर अगर बोला जाए, द्रव के अंदर, तो वो अनुदैर्घ्य होगा, लेकिन सतह में अनुप्रस्थ होगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जल का सतह है, तो ये सतह में ऐसा ढेव मार के जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है एक लंबवत जा रहा है, लंबवत कर करके
और लेकिन नीचे जो है वो पैरेलल जाता है, पानी पैरेलल जाता है, वहाँ पे कोई ऐसा ऐसा नहीं होता है, ये बाहर की ऊपरी सतह में ही दिखता है आपको। तो पानी की ऊपरी सतह में क्या होगा, जो बाहरी सतह है ऊपरी सतह अनुप्रस्थ जैसा काम करेगा, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। और द्रव के भीतर में जो है वो अनुदैर्ध्य का काम करेगा, यानी कि ये पैरेलल पैरेलल चलेगा, ठीक है ना। ये वेव्स जो है, ये वेव्स बोले तो तरंग जो है ऐसे चलेगा, यानी कि पैरेलल चलेगा, एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, यानी कि समानांतर चलेगा। लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस होता है, यही तो समझने वाली बात है, ये ऐसे चलेगा ऊपर वाला। आप देखिएगा समुद्र में ढेव मारता है तो ऐसे मतलब वेव्स के फॉर्म में, यानी तरंग के फॉर्म में वो पीछे की ओर आता है ना, ऐसा देखे होंगे। लेकिन अंदर ऐसा नहीं होता है, अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला दिमाग लगाइए, ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होता है। ठोस में जो होता है ये ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्वनि तरंग की, ठीक है ना, कि ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होता है। तो फिर से एक बार हम इसको समझते हैं। अब ठोस में दोनों का काम करेगा, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों का काम करेगा, ठीक है ना। अब जो है वायु में बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु में क्या करेगा जी, वायु में अनुदैर्ध्य का काम करेगा, ओनली अनुदैर्ध्य में काम करेगा वायु में, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे क्या है, हम लोग को जल में दो कंडीशन है, लिक्विड में दो कंडीशन, एक ऊपरी सतह जो है इस प्रकार है तो अनुप्रस्थ का काम करेगा, और जो भीतरी वाली सतह है इस प्रकार चलेगा पैरेलल में, तो ये अनुदैर्ध्य का काम करेगा। क्योंकि इससे पहले अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है हमने पूरा खूब आपको बताया है ना, बहुत अच्छी तरह से बताया। अगर आप अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ नहीं जान रहे हैं तो यहाँ घंटा ना समझ पाओगे, यही मैटर है। अब जो है यहाँ तक हमने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ ध्वनि का चाल कितना होता है, कैसे उसको कौन सा फॉर्मूला में यूज करते हैं, किस प्रकार करते हैं, हम ये सब कल समझेंगे। तो आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को क्लियर करा है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम ध्वनि के लक्षण पढ़ेंगे, जैसे कि इंटेंसिटी, पिच, है ना। तो हम सोचेंगे कि इसी प्रकार पढ़ा देना आपको तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है, ज़्यादा आपको चीज़ नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ये थ्योरी पोर्शन है, ठीक है ना। अब ये चैप्टर भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक। चलिए देख लीजिएगा सभी वीडियो।